स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ। क्या अमीर बनने या कह सकते हैं वित्तीय सफलता पाने का कोई एक ही रास्ता है? या फिर हर किसी का अपना एक अलग, एक बहुत ही पर्सनल रास्ता होता है? बिल्कुल। और हमारे पास रॉजर जेम्स हैमिल्टन की किताब द मिलियनेयर मास्टर प्लान पर आधारित कुछ नोट्स हैं और ये किताब इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ ज्यादा पैसे कैसे कमाए वाली वैसी टिपिकल किताब नहीं है। अच्छा। इसका मुख्य विचार ये है कि सफलता का एक व्यक्तिगत रोड मैप बनाया जाए। मतलब ऐसा रोड मैप जो किसी और का नहीं बल्कि आपकी अपनी प्राकृतिक शक्तियों के हिसाब से बना हो। समझ गई। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से दो बड़ी बातें निकालें। जी। पहली, कि हर इंसान में एक स्वाभाविक प्रतिभा या नेचुरल जीनियस होती है, तो उसे कैसे पहचानें। और दूसरा है वेल्थ लाइट हाउस नाम का एक मॉडल। ये किसी की भी वित्तीय यात्रा को समझने के लिए एक नक्शे की तरह काम करता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इस नेचुरल जीनियस वाले आइडिया को पकड़ते हैं। किताब का तर्क है कि हम सब अपनी कमजोरियों को सुधारने में इतना वक्त लगा देते हैं कि अपनी असली ताकत को भूल ही जाते हैं। वो कहते हैं अपनी ताकत पर खेलो। हाँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर किसी का दुनिया को देखने का और उसमें काम करने का एक स्वाभाविक तरीका होता है। किताब इसे 4 तरह की प्रतिभाओं में बांटती है। 4 तरह की? हाँ। पहली है डायनेमो जीनियस। ये वो लोग हैं जो हमेशा नए आइडियाज सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं। इनका पसंदीदा सवाल होता है क्या, व्हाट। ये भविष्य की सोचते हैं। ओके। फिर आते हैं ब्लेज जीनियस। ये लोगों के साथ जुड़ने में माहिर होते हैं। कम्युनिकेशन इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनका सवाल होता है कौन, हु। दिलचस्प है, मतलब डायनामो और गेज तो बहुत ऊर्जावान और मुखर लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। फिर क्या इसका मतलब ये है कि बाकी 2 तरह के लोग कम जरूरी हैं, या उनकी सफलता बस अलग तरह से दिखती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समाज अक्सर नए आइडिया लाने वालों यानी डायनामो या उसे बेचने वालों यानी ब्लेज को ज्यादा महत्व देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन किताब कहती है कि बाकी 2 उतनी ही बल्कि कभी-कभी उनसे भी ज्यादा जरूरी हैं। तीसरे हैं टेम्पो जीनियस। टेम्पो? जी। ये जमीन से जुड़े होते हैं, सेवा करने और चीजों को सही समय पर करने में माहिर होते हैं। इनका सवाल है कब, व्हेन। ये वर्तमान में जीते हैं। और आखिर में है स्टील जीनियस। स्टील जीनियस? ये लोग डेटा, सिस्टम और हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं। ये पूछते हैं कैसे, हाउ। इनके बिना कोई भी बड़ा आइडिया हकीकत नहीं बन सकता। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर कोई ब्लेज जीनियस है जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद है और उसे आप अकेले बैठकर डेटा एनालिसिस का काम दे दें, तो वो शायद दुखी हो जाएगा। हाँ, भले ही वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। किताब कहती है कि ये अपनी प्रतिभा के खिलाफ खेलना है। बिल्कुल। और यहीं से फ्लो का विचार आता है। किताब कहती है कि दौलत का राज फ्लो में है। फ्लो मतलब बहाव? हाँ, संसाधनों का एक सहज प्रवाह। और ये सिर्फ पैसे का प्रवाह नहीं है, ये प्रतिभा, जानकारी, अवसरों, इन सब का प्रवाह। जब आप अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करते हैं तो आप इस प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? कई बार लोग अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करते तो हैं, लेकिन फिर भी सही मौके नहीं मिलते। क्या ये मॉडल किस्मत या सही समय पर सही जगह होने जैसे फैक्टर्स को नजरअंदाज कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ अपनी प्रतिभा को पहचानने से आप रातों रात सफल हो जाएंगे। अच्छा। इसका तर्क ये है कि जब आप फ्लो में होते हैं तो आप उन लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचने लगते हैं जो आपके लिए सही हैं। आप संघर्ष कम करते हैं और सही दिशा में ऊर्जा लगाते हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। एक स्टील जीनियस शायद नेटवर्किंग इवेंट पे जाकर सफल नहीं होगा, लेकिन वो एक बेहतरीन सिस्टम बनाकर ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकता है जिन्हें उस सिस्टम की जरूरत है। तो ये किस्मत को नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तरह की किस्मत बनाने का तरीका बता रहा है। समझ गई। तो अपनी प्रतिभा को पहचानना एक तरह से ये जानने जैसा है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। हाँ। एक रेसिंग कार है या एक मजबूत ट्रैक्टर। लेकिन सिर्फ गाड़ी जानने से तो काम नहीं चलेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नक्शे की भी तो जरूरत पड़ेगी। एकदम सही एनालॉजी है। तो यहीं पर शायद ये वेल्थ लाइट हाउस वाला आइडिया काम आता है। बिल्कुल। वेल्थ लाइट हाउस आपके वित्तीय यात्रा का जीपीएस है। ये इंद्रधनुष के रंगों की तरह 9 स्तरों वाला एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि आप अभी कहाँ हैं और आपको आगे कहाँ जाना है। 9 स्तर? हाँ,
और ये लाइट हाउस 3 मुख्य हिस्सों या प्रिज्म में बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रिज्म से शुरू करते हैं। पहला है फाउंडेशन प्रिज्म। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत धन के प्रवाह को समझने और उस पर काबू पाने के बारे में है। ओके। इसका सबसे निचला स्तर है इंफ्रारेड लेवल। किताब इसे विक्टिम या पीड़ित कहती है। ये वो स्थिति है जब आपका कर्ज आपकी आय से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो। यहाँ पर तो डर और दोष देने वाली भावनाएं बहुत होती होंगी। बिल्कुल। डर, दूसरों को दोष देना, सच्चाई से मुंह मोड़ना, ये सब यहां हावी रहता है। इसके बाद आता है रेड लेवल यानी सर्वाइवर। यहां कोई बस गुजारा कर रहा है, महीने का अंत में मुश्किल से कुछ बचता है। और फिर है ऑरेंज लेवल यानी वर्कर। हाँ, यह लोग कड़ी मेहनत करते हैं, आय भी ठीक ठाक होती है, लेकिन पैसा आता है और चला जाता है। मतलब वित्तीय रूप से कोई तरक्की नहीं हो रही। ये फ्रेमवर्क तो बहुत साफ लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछे। क्या विक्टिम लेवल से निकलना सिर्फ मनस्थिति और आदतों को बदलने की बात है? किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या जिसकी शुरुआत ही बहुत मुश्किल हालातों में हुई हो, जहां मौके ही सीमित हो? आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है और स्रोत सामग्री में भी इस पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण शामिल है। अच्छा। हाँ, ये मॉडल व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने पर बहुत जोर देता है, जो सही भी है। किताब इंफ्रारेड लेवल से बाहर निकलने के लिए 3 कदम सुझाती है। क्या है वो? पहला, अपने पैसे को मापें, मतलब अपनी आय और खर्चों को ईमानदारी से ट्रैक करें। ठीक है। दूसरा, आचरण के प्रति प्रतिबद्ध रहें, अपनी उन रोज की आदतों को बदलें जो आपको कर्ज में डाल रही हैं। और तीसरा, अपना कर्तव्य निभाएं। कर्तव्य निभाएं मतलब? खुद से बड़े किसी मिशन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे अपने परिवार की देखभाल। ये आपको अनुशासन देता है। लेकिन ये सब तो व्यक्तिगत स्तर पर है। सामाजिक बाधाओं का क्या? सही बात है, और यही इस मॉडल की एक सीमा सामने आती है। ये विचार कि कोई भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से इन स्तरों को पार कर सकता है, वो शायद सामाजिक आर्थिक बाधाओं को थोड़ा कम आंकता है। जैसे थॉमस पिकेटी जैसे अर्थशास्त्री बताते हैं कि धन का बंटवारा अक्सर उन ऐतिहासिक और संस्थागत चीजों से तय होता है जो किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं। सही बात है। अगर किसी को अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं न मिली हो, तो उसके लिए सिर्फ मानसिकता बदलकर सर्वाइवर बनना भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। तो हमें इस मॉडल को एक टूल की तरह देखना चाहिए, न कि एक अचूक समाधान की तरह। ये एक बहुत संतुलित दृष्टिकोण है। चलिए अब दूसरे प्रिज्म पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी व्यक्तिगत फाइनेंस को संभाल लिया, तो आगे क्या? जब कोई फाउंडेशन प्रिज्म में महारत हासिल कर लेता है, तब वो दूसरे प्रिज्म में आता है, जिसे एंटरप्राइज प्रिज्म कहते हैं। एंटरप्राइज प्रिज्म। हाँ, ये बाजार के प्रवाह को प्रबंधित करने पर केंद्रित है। इसका पहला स्तर है येलो लेवल या प्लेयर। यहां आपकी आय सीधे तौर पर आपके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करती है। जैसे एक फ्रीलांसर, एक डॉक्टर या एक छोटा दुकानदार। आप जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं। और यहीं पर वो मशहूर ऑक्टोपस इफेक्ट का जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये नाम सुनते ही मुझे वो छोटे बिजनेस वाला याद आ जाता है जो सुबह दुकान खोलता है, दिन में सामान बेचता है, शाम को हिसाब लिखता है और रात में सफाई भी खुद ही करता है। एकदम सही। वो एक ऑक्टोपस की तरह अपने 8 हाथों से सब कुछ संभालने की कोशिश तो करता है, पर असल में अपने ही हाथों में उलझ कर रह जाता है। बिल्कुल। और यही येलो लेवल का सबसे बड़ा जाल है। आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि विकास के बारे में सोच ही नहीं पाते। इस ऑक्टोपस इफेक्ट से निकलने के लिए आपको अगले स्तर पर जाना होता है, जो कि है ग्रीन लेवल या परफॉर्मर। यहां आप सीखते हैं कि मूल्य अकेले नहीं बल्कि एक टीम के माध्यम से कैसे बनाया जाए। आप काम को दूसरों को सौंपना शुरू करते हैं। ये कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। हर उद्यमी को लगता है कि ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है। उस मानसिकता को छोड़ना और दूसरों पर भरोसा करना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से। यह मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सब कुछ खुद करने से एक टीम को एक काम करने के लिए सशक्त बनाने तक आपको नियंत्रण छोड़ना सीखना पड़ता है। और जब आप ये कर लेते हैं, तब आप ब्लू लेवल यानी कंडक्टर पे पहुंचते हैं। यहां आप एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह बन जाते हैं, जो खुद कोई वाद्य नहीं बजा रहा बल्कि पूरी टीम का मार्गदर्शन कर रहा है। अच्छा। आपके पास कई निवेश और आय के स्रोत होते हैं जिन्हें आपकी टीम प्रबंधित करती है। ब्लू लेवल यानी कंडक्टर, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। ज्यादातर लोग शायद यहीं तक पहुंचने का सपना देखते होंगे। तो फिर इसके आगे भी कोई प्रिज्म है? एल्केमी का असल मतलब क्या है यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। ब्लू लेवल पर आप बाजार के नियमों के अनुसार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन तीसरा प्रिज्म, एल्केमी प्रिज्म,
तब शुरू होता है जब आप खेल के नियम खुद बनाने लगते हैं। खेल के नियम खुद बनाना? हाँ, ये सामाजिक धन प्रवाह और एक विरासत बनाने के बारे में है। इसमें इंडिगो, ट्रस्टी, वॉयलेट, कंपोजर और अल्ट्रा वॉयलेट लेजेंड जैसे स्तर आते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। इंडिगो लेवल पर आपका नाम और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। लोग आपके नाम पर निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और वॉयलेट लेवल? वॉयलेट लेवल पर आप पूरे उद्योग या समाज के लिए कुछ नया बनाते हैं। जैसे एलन मस्क इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक नया बाजार बना रहे हैं। और अल्ट्रा वायलेट या लीजेंड? ये वो लोग होते हैं जिनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी पीढ़ियों तक रहता है, जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला, जिन्होंने समाज के धन प्रवाह को ही बदल दिया, भले उनका व्यक्तिगत धन बहुत कम था। वाह, तो ये सिर्फ पैसों से कहीं आगे की बात है। ये प्रभाव और विरासत के बारे में है। बिल्कुल। अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि कैसे अलग-अलग जीनियस इन स्तरों पर अलग-अलग तरह से व्यवहार करते होंगे। हाँ, इस कनेक्शन को देखना बहुत दिलचस्प है। एक डायनामो जीनियस शायद येलो लेवल पर फंस सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नए-नए आइडिया पर काम करना चाहता है और एक टीम बनाने के कैसे वाले हिस्से पर, मतलब सिस्टम बनाने पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके लिए एक स्टील जीनियस की जरूरत होती है। और एक टेम्पो जीनियस शायद ग्रीन लेवल यानी परफॉर्मर पर बहुत अच्छा काम करेगा। सही। क्योंकि वो टीम को संभालने और सही समय पर डिलीवरी करने में माहिर होता है। लेकिन हो सकता है उसे ब्लू लेवल पर जाने में मुश्किल हो, जहां कई चीजों को एक साथ देखने के लिए एक बड़े विजन की जरूरत होती है, जो डायनामो की ताकत है। बिल्कुल। इसीलिए किताब इस बात पर जोर देती है कि सफलता के लिए एक संतुलित टीम की जरूरत होती है, जिसमें चारों तरह के जीनियस हों। मतलब आप अकेले लाइट हाउस के ऊपर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आपको अपनी प्रतिभा को पहचानना है और फिर उन लोगों को खोजना है जो आपकी कमजोरियों की भरपाई कर सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने दो मुख्य बातें सीखी। जी। पहला, अपनी स्वाभाविक प्रतिभा, चाहे वो डायनेमो हो, ब्लेज, टेम्पो या स्टील, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। यह जानने जैसा है कि आप एक बेहतरीन धावक हैं या तैराक। और फिर उसी दौड़ में हिस्सा लेना जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। सही। और दूसरी बात। और दूसरा, वेल्थ लाइटहाउस को एक नक्शे के रूप में इस्तेमाल करना। यह आपको न सिर्फ ये बताता है कि आप अपनी वित्तीय यात्रा में कहाँ हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप फंसे हुए क्यों हैं और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आपको क्या मानसिकता और क्या कदम उठाने होंगे। सही कहा। बिल्कुल। ये सिर्फ ज्यादा कमाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि हर स्तर पर खेल के नियम कैसे बदलते हैं और आपको उन नियमों के हिसाब से खुद को कैसे बदलना होगा। हाँ, ये किताब पीड़ित से लीजेंड बनने का एक रास्ता दिखाती है। लेकिन इस पर विचार करने वाली एक बात यह है, क्या अंतिम लक्ष्य सिर्फ लाइट हाउस के शिखर पर पहुंचना है या अपनी स्थिति का उपयोग करना है, चाहे वो कोई भी स्तर हो, ताकि दूसरे जहाजों को भी पानी में रास्ता खोजने में मदद मिल सके। धन के मामले में ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय में, अपने परिवार में एक लीजेंड होने का क्या मतलब हो सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।